हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एग्जामपुर। मैं इंजीनियर दीपा आपके अपने चैनल एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो भाई सभी? जल्दी से फटाफट से जुड़ जाइए भाई, जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। आप सभी को राम राम दुआ सलाम। जैसे हम सभी कहते हैं कि बिल्कुल भी हम ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग नहीं करते हैं, हम तो सीधा भाई अपने राम राम से क्लास की स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी आ जाइए, क्लास में जुड़ जाइए, फिर हम आपके सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले एक बार सभी बच्चे मुझे थम्स अप करके बता दीजिए साउंड और विजिबिलिटी ओके है? बच्चा साउंड और विजिबिलिटी ओके है? जल्दी से एक बार आप मुझे थम्स अप करके बताएंगे, फिर हम आपके सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए, तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लगा रहे हैं। कोई समय वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि हम अपना कुछ अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बताया था कि करेंगे, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लगा रही हूँ। थोड़ा सा जल्दी कोशिश कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिएगा। आज की सेशन की मैं पहले खासियत बता दूं, आज हम जो करेंगे थोड़ा स्पीड से, आज हम थोड़ा स्पीड से कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर दे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अपने अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है ना? ये ना हो त्योहार की छुट्टियां मनाने चले गए, त्योहार की छुट्टियां मनाइए, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन 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 ये ना हो कि त्योहार की छुट्टियों में तुम ये कहो कि हम पढ़ाई ना करें बच्चे, क्योंकि त्योहार की खुशियों में इतना ज्यादा मशगूल मत होइए कि तुम लोगों को पता चले पेपर फिर में पछताना पड़े। तो बेटर है थोड़ी 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 तैयारी भी, पढ़ाई भी साथ साथ करते चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया माय डियर लवली लवली स्टूडेंट्स, आंसर दे दीजिए। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जल्दी से आंसर देंगे। पानी है, सूर्य है, यूरेनियम है, या जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हालांकि यहाँ पर बहुत से बच्चे कहेंगे कि मैडम पानी भी है, सूर्य भी है, यूरेनियम भी है। हालांकि ये चारों के चारों सोर्स ऑफ एनर्जी तो है बच्चे, ये चारों के चारों सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, बट ये आपके याद रखिएगा, अल्टीमेट का मतलब होता है कि जिन सब से फाइनली एनर्जी बन रही हो। यानी कि आपकी, जैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो बिल्कुल सही, पहले आंसर की बात कर लेते हैं। सन इज द अल्टीमेट। आपको बता दूं, अल्टीमेट के साथ साथ सूर्य ही इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। जी हाँ, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सूर्य एकमात्र हमारा ऊर्जा का स्रोत है। ये जो आप वाटर एनर्जी, आपकी प्लांट एनर्जी, या फिर आपकी टाइडियल एनर्जी, विंड एनर्जी, आप खाना खाते हो, ये सारी एनर्जियां जो है ना, जितनी भी टाइप ऑफ एनर्जीज हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या है, याद रखिएगा, वो सारी की सारी आपकी क्या है, प्राप्त तो सूर्य से हुई है, बस आपके क्या है, अनदर फॉर्म में, दैट्स इट। ठीक है बच्चे, लाओ अगले का आंसर दे दो। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? आज जो है वो, दरअसल मैंने कहा था ना हम स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, तो वो स्पीड से इसलिए स्पीड से करने हैं, ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा सा भाई क्वालिटी हमें, हम थोड़ी सी क्वालिटी में क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी रैपिड फायर सेशन, आसान आसान क्वेश्चन डालते हैं, इजी क्वेश्चन हमने रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपकी किसी स्फेरिकल मिरर की रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर दी हुई है, इसकी फोकल लेंथ आपको बतानी है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, रेडियस जो है वो फोकल लेंथ के कितनी होती है, 2 गुना होती है भाई। तो रेडियस यहाँ पर आपको 20 दी हुई है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, 2, तो फोकल लेंथ बच्चे कितनी निकल के आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर की, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ना कई बच्चे 20 गुणा 2 कर देते हैं, 40 कर देते हो, वो गलत होगा बच्चे। ठीक है, 40 अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ये याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है ना? आपका क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। यहां पर अगर फोकल लेंथ दिया होता, रेडियस निकालनी होती, तो आप करते बच्चे। ठीक है, लाइए अगले का आंसर। क्या कहता है कि आपको क्या दिया हुआ है, यू आर गिवन, आपको क्या दिया हुआ है, केरोसिन दिया हुआ है, टर्पेंटाइन दिया हुआ है, पानी दिया हुआ है। जी कह रहा है कि इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टर?
यहाँ पर कह रहा है कि अब आपको ये बताना है, आपको मिट्टी का तेल दिया है, तारपीन दिया है और क्या दिया है, पानी दिया है। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। मिट्टी का तेल दे रहा है, पानी दे रहा है, तारपीन दे रहा है। इनमें से आपको ये बताना है कि किसका, यहाँ पे इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रहा है। आपसे पूछ रहा है कि लाइट ट्रेवल किस में ज्यादा स्पीड से करेगी, लाइट ट्रेवल स्पीड से किस में करेगी, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए भाई। लाइट ट्रेवल फास्टर इन, लाइट ट्रेवल फास्टर इन, बताइए। पानी का देखो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है 1.44, आपको फिर उसके बाद किसका, सॉरी पानी का 1.33, मिट्टी के तेल का 1.44, तारपीन का कितना 1.47 दे रहा है। तो आपको बताना है कि भाई लाइट सबसे ज्यादा किस में ट्रेवल करेगी, जल्दी से आंसर दीजिए। यहाँ पर कैसे आंसर दोगे, ये आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि TIR से आपका निकला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है आपका, अगर इसके फॉर्मूले की फॉर्मूला याद करो तो इसका फॉर्मूला बच्चे क्या कहता था, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ अ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम की बात कर रहा है, बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या कहता था, जिस भी मीडियम में आप यहाँ पर क्या करोगे, जिस भी मीडियम में आपको स्पीड की बात करनी है, उस मीडियम में क्या स्पीड है आपकी, क्या कि उस मीडियम में प्रकाश की क्या चाल है, बटे में प्रकाश की चाल निर्वात में, ये बात ये करता था। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर उसने क्या दिया आपको, यहाँ पर ये पूछ रहा था कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा पूछ रहा था किस में होगी। तो यहां पर इसको सोच के जवाब दीजिए। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होगी बच्चे, दोबारा बताऊं, देखो, you are given kerosene, turpentine and water, in which of these does the light travel faster? आंसर दीजिए जल्दी से। गाइस जल्दी से आंसर दीजिए। अब फॉर्मूला भी आपके सामने है, वैल्यूज भी आपको दी हुई है, यहां से अपना सोच के जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से बुद्धि लगा के आंसर दे दो। इधर असल ये नहीं कहूंगी कि हाँ आंसर दे दीजिए, बुद्धि लगा के आंसर दे दीजिए। You are given kerosene, turpentine and water, in which of these does the light travel faster? मिट्टी का तेल सभी ने पता है, आज की डेट में तो आसानी से मिलता नहीं है, पहले आप लोगों को अगर याद हो तो मिट्टी का तेल जो है हमारे राशन वगैरह की दुकानों पे भी इजीली मिल जाता था भाई, ठीक है। तो अब भाई सरकार ने इस पर बैन भी लगाया और महंगा भी बहुत हो गया। ये तारपीन का तेल और पानी, स्पीड ऑफ लाइट, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए, इसको हम C से लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही है भाई, पानी होगा यहाँ पर सही जवाब। क्या पे यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम होगा उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो भाई आपकी स्पीड क्या जाएगी, सबसे ज्यादा उसी मीडियम में जाएगी। स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा किस में होगी, आपके पानी में होगी। नेक्स्ट का आंसर और देते हैं जल्दी से। एक कन्वेक्स लेंस है,
ठीक है। उत्तल लेंस है, कह रहा है कि ना फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वो आपको वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना के देता है किसी नीडल का। डिस्टेंस कह रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, ये 50 सेंटीमीटर जो है वो आपको यू दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बताइए, कह रहा है हम नीडल को कहां पर रखें कि हमें सेम साइज की मिले। अ कन्वेक्स लेंस forms a real and inverted image of a needle। जल्दी से आंसर दो भाई, जल्दी से आंसर दे दीजिए। आंसर दो गाइस फास्ट। क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, लेंस फॉर्मूले को याद करो, लेंस फॉर्मूले को याद करो भाई। A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? जल्दी से आंसर कर दीजिए गाइस। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, बराबर है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द साइज ऑफ इमेज क्या है, बराबर है, यानी कि इसका मतलब क्या है, h बराबर h डैश है। h बराबर क्या है, h डैश है, यानी कि यहां से हम ये भी कह सकते हैं m आपकी क्या होती है, ये जो जानकारी दी हुई है ना, इस जानकारी से हम पहले निकाल लेते हैं कि हमें क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहां से आपको m का फॉर्मूला क्या लिखते थे, h बटे h डैश, तो आपका यहाँ पर m क्या हो जाएगा, 1। दोनों आपको क्या दिए हुए हैं, बराबर दिए हुए हैं, तो यहां से आपका m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 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 इसमें इमेज कैसे बोल रहा है कि रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, रियल और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, तो यहाँ पर m क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा भाई। m क्या हो जाएगा बच्चे, -1 हो जाएगा। आपकी इमेज कैसी है, वास्तविक है और उल्टी है भाई, वास्तविक है और कैसी है, उल्टा है, वास्तविक और उल्टी बन रही है, इसीलिए। तो याद कीजिए अब जल्दी से। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पर मैंने सॉरी ये मैंने आपको बोला था कि u आपको 50 सेंटीमीटर नहीं बचे, u सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो उसने पूछा है कि कहाँ पर रखे, u आपको यहाँ पर निकालना है, u क्या करना है, निकालना है। तो कह रहा है कि ये जो आपको ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये v दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, v आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको m पता चल गया बच्चे, m का फॉर्मूला याद कर लो, h डैश बटे h इज इक्वल टू क्या होता था, v बाई u होता था भाई। लेंस फॉर्मूले में क्या होता था, v बाई यू। तो v अब आपको बच्चे यहाँ पे m की वैल्यू दी हुई है -1, v आपको दिया हुआ है 50, u आपको निकालना है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, u यहां से निकल के आ गया मेरा -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर। तो प्लस वाला यहाँ पर आपको क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेंटीमीटर में निकला था मीटर में बदल दिया तो 0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर। लाओ अगले का आंसर। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकते, लेंस बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं कर सकते भाई, जल्दी से आंसर दे दीजिए बच्चे। लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं कर सकते, वाटर, प्लास्टिक, ग्लास, क्ले, बताएं। लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता बच्चे, लेंस जो है वो आपके पारदर्शी पदार्थ होते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, तो जो इनमें से ट्रांसपेरेंट नहीं है आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमारी क्ले, चीनी मिट्टी जो है वो हमारी क्या है, नॉट ट्रांसपेरेंट, ये आपकी क्या है, नॉट अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, नॉट अ ट्रांसपेरेंट
मटेरियल। तो हमारा आंसर भी क्या जाएगा, क्ले जाएगा, क्योंकि हमें भाई कैसा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए। अगले का आंसर दो भाई। छठे का आंसर दे दीजिए जल्दी से। एक सेकेंड, ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, इसका आंसर दीजिए। हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ। विद इलेक्ट्रिक आयरन, ये जो कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री लेते हो, ये जो कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री है, इसका पूछ रहा है आपका हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, कॉपर का, निक्रोम का, एल्यूमिनियम का या फिर आयरन का। ये ना सिर्फ बच्चे कपड़े प्रेस करने वाली इस्त्री की बात करें, बल्कि आपके जितने भी हीटिंग डिवाइसेस हैं उन सब की अगर मैं बात करूं तो उन सब के अंदर हीटिंग एलिमेंट आपका नाइक्रोम का बना होता है, जो कि निकिल प्लस में क्या, क्रोमियम का कॉम्बो है 80% और 20% की मात्रा में। एक इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, करंट 0.5 है, पावर बता दीजिए बल्ब की क्या होगी, जल्दी से बल्ब की पावर बता दीजिए क्या होगी, बल्ब की पावर क्या होगी। पावर का सीधा छोटा सा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू VI। 220 गुणा में करंट कितना, 0.5, यानी कि 5/10, तो सीधा सीधा 22 पंजे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा क्या, 110 वाट। आया सभी का, 110 वाट। एक और बता दो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, ज्यादा बड़ा हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, मैग्नेटिक इफेक्ट किसके द्वारा बताया गया था, ओर्स्टेड, फैराडे, बोहर या एम्पियर, जल्दी से आंसर दीजिए। ओर्स्टेड, फैराडे, बोहर या एम्पियर। एम्पियर की बात करूं भाई, एम्पियर की नहीं तो एम्पियर तो किससे संबंधित है, एम्पियर तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित है, किससे, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये गलत हो गया। बोहर की बात करें, बोहर हमारा किससे संबंधित है, एटॉमिक मॉडल से, किससे, एटॉमिक मॉडल से संबंधित है, तो ये भी काट दो। फैराडे का किससे संबंध है, फैराडे का संबंध है इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया से, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जानते हो, जो कि सेल बैटरी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बात आई कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट का संबंध है हमारे किससे, ओर्स्टेड से। ओर्स्टेड, मैक्सवेल, ये साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने चुंबक के बारे में बताया था। और ये धारा के चुंबकीय प्रभाव है क्या, धारा का चुंबकीय प्रभाव ये कहता है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में आप करंट पास कराते हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है भाई, ये बात कही थी। डेंटिस्टों के द्वारा कौन से मिरर का प्रयोग किया जाता है भाई, बहुत आसान है। डेंटिस्ट क्या करते हैं, छोटी चीज को बड़ा करके देखने के लिए, डेंटिस्ट का क्या काम है, छोटी चीज को बड़ा करके देखने के लिए, वो यही पूछ रहा है कि डेंटिस्ट छोटी चीज को बड़ा करके देखने के लिए किस मिरर का प्रयोग करते हैं, डेंटिस्ट छोटी चीज को बड़ा करके देखने के लिए किस मिरर का प्रयोग करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर या कनकेवो कन्वेक्स मिरर, बताओ जल्दी से। लेंस तो है ही नहीं, प्लेन मिरर भी नहीं है, कन्वेक्स या कनकेव, बस ये बता दो, जल्दी से आंसर दीजिए, कन्वेक्स या कनकेव, जल्दी बच्चे।
बिल्कुल सही, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, प्लेन मिरर की एम मैग्निफिकेशन पावर एम हमेशा 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि इसके द्वारा जो इमेज का साइज है और जो ऑब्जेक्ट के साइज हैं वे दोनों क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं। कन्वेक्स और कनकेव की अगर मैं बात करूं तो कन्वेक्स में आपका क्या होता है, इसकी जो है वो एम जो है हमेशा 1 से कम, हमेशा 1 से कम। कनकेव की अगर बात करूं, M1 भी हो सकती है, M1 से कम भी हो सकती है और M1 से ज्यादा भी हो सकती है, M1 से ज्यादा भी हो सकती है, ये याद रखेंगे भाई। 1 से कम, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। यानी कि कनकेव अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के सेम साइज के भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट से छोटे भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट से बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, बताइए। रेजिस्टिविटी की यूनिट, आसान सा क्वेश्चन है। रेजिस्टिविटी की यूनिट, रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इसी को रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, आर ए बटे एल। आर की यूनिट ओहम, एरिया की मीटर स्क्वायर, लंबाई मीटर, कट गया तो क्या बनेगी, ओहम मीटर बनेगी यूनिट, ओहम मीटर। ये रहा भाई, ए में ही सही जवाब दिया हुआ है। आया सभी का, ओहम मीटर। एक और बताओ बच्चे, आंसर देते जाओ जल्दी से। एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देता है, कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ठीक है, 60 वोल्ट की आपको वोल्टेज दे रहा है, कह रहे हैं जब ये 4 एम्पियर का करंट लेता है। ओके, कहते हैं व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। कह रहा है अगर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को 120 वोल्ट कर दिया जाए तो वही हीटर कितने एम्पियर का करंट लेगा, ये बताइए बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखो एक हीटर लगा हुआ है आपको, ठीक है जी, ये आपको एक हीटर दे रहा है। ओके मैडम, पहले कहता है कि इसकी वोल्टेज यहाँ पर कितनी है, 60 वोल्ट है, तब ये करंट ले रहा है आपका कितना बच्चों, 4 एम्पियर का। तो यहाँ से आप V बाय आई करके इसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, V बाय आई करके रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ना, वो कितनी आएगी बच्चे, 60 बटे 4, तो आपका ये कितना आ जाएगा, एक ये 15 ओहम आ गई भाई, 15 ओहम आ गई। अब उसने क्या कहा है कि यही सेम हीटर पर, इसी सेम हीटर पर अब मैंने क्या कर दिया है, वोल्टेज बढ़ा के 120 कर दी। भाई जब हीटर यही है तो इसकी रेजिस्टेंस बच्चे यही की यही रहेगी। अब यहाँ पे क्या करता है, आपको करंट अब बताना है कि क्या होगा दूसरे केस में। वोल्टेज अपना फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर, अपना ओहम्स लो। वोल्टेज 120 बटे कर रेजिस्टेंस आपकी 15, करंट निकाल दो भाई, बस 3 पंजे 15, 3 चौक 20। ठीक है भाई, सीधा सीधा, और यहाँ पर 5 8 40 कर दो सीधा, नहीं तो सीधा भी दे सकते थे। आई कितना आ गया आपका, 8 एम्पियर आ गया भाई, आ गया सभी का, ईच एंड एवरीवन। करंट कितना आ गया, 8 एम्पियर का यहाँ पे सभी का निकल के आ गया। ठीक है, अगले पर आ जाओ। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दीजिए इसकी, R1 R2 R3 R4 R5 इन सब की वैल्यू दे रहा है, बताइए जरा। R1 कह रहा है, ये वाली रेजिस्टेंस कह रहा है 10 ओम है, ये कह रहा है 40 ओम है, फिर ये कह रहा है 30 ओम है, ये R4 ये वाली 20 ओम है,
ये R4 R5 वाली छोटी छोटी नंबरिंग आपको दिखाई वैसे दे रही है पूरी, अगर हो सकता है किसी कोई बच्चा कहे कि नहीं दिखाई दे रहा तो मैंने इसलिए वैल्यूज ही लिख दी है। R5 आपकी 60 ओम है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। ये सर्किट पूरा का पूरा आपके सामने आ गया बच्चे। अब इस सर्किट में कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस बता दीजिए इसकी कितनी होगी। टोटल रेजिस्टेंस बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स की कितनी होगी। बताइए। करो भाई। R1 R2 आपकी कैसी हो गई, पैरेलल में है। R1 R2 कैसे हो जाएगी, पैरेलल में हो जाएगी। तो पहले R1 R2 का कॉम्बो सोल्व कर लो। R1 R2 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। R1 R2 का कॉम्बिनेशन सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगी, 10 गुणा 40 बटे 10 प्लस 40 50, सीधा सीधा। यानी कि ये कितना आ गया, 400 बटे 50, ये सीधा सीधा 5 अठे 40। यानी कि इन दोनों की जगह पर क्या लगा सकते हो, एक 8 ओम की रेजिस्टेंस। अच्छा, तो अब ये एक सर्किट इस तरीके से बनेगा, 8 ओम, ये बैटरी को एज इट इज लगाए रखिएगा, ये 12 वोल्ट। अच्छा, अब इनको भी साथ में, ये भी कैसे है, पैरेलल ही है, इनको भी सोल्व कर लीजिए। ये हटा रही हूँ बच्चे ताकि एक वो रहे, ठीक है। अब उसको भी सोल्व कर लीजिए, ये हमारी क्या आई थी, 8 ओम। इन तीनों का भी सोल्व कर लो, कैसे, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब कोई बच्चा ये मत कहना मैडम, क्योंकि पिछले में भी मैंने सीधा सॉल्व कर दिया, तो देख रही हूँ काफी बच्चे कह रहे हैं ये 10 गुणा 40 कैसे कर दिया आपने मैडम। तो बच्चे ये सीधी सी बात है कि ये कैसे कर दिया हमने, जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होती है तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब कहीं कोई बच्चा कहे कि मैडम एलसीएम भी लेके दिखाओ, एलसीएम भी लोगे, 30 20 60, यहाँ कर लेते हैं भाई पीछे रफ वर्क, 30 20 60। मैथ बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे भाई तुम लोग मेरे हिसाब से, 10 से ही कर दो सीधा सीधा, 3 2 और ये क्या आ जाएगा, 6 2 करा 3 1 और 3 3 कर दो भाई, बस सीधा सीधा। 10 दूनी 20 20 या 60, नहीं तो ना सीधा जो बड़ी होती है यहाँ से वो उठा लिया करो ज्यादातर। 60 एलसीएम आया तो ये आपका 2 प्लस, यहाँ पर इसको सोल्व करो, 2 प्लस 3 प्लस 1, 6/60। 6/60 भाई, ये जो निकलता है ना वो 1/R निकलता है, हमें R चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, 60/6 कर दोगे, ये क्या आ जाएगी, 10 ओम। यानी कि इन तीनों को सोल्व करके क्या आएगा, 10 ओम की एक ये रेजिस्टेंस आ जाएगी भाई, ये 10 ओम, ये एमीटर हमने लगा दिया। अब बताओ भाई, अब ये बताइए, ये 10 और 8 आप इनको सीरीज में लेंगे या पैरेलल लेंगे। बस यहां पर आपको ध्यान देना था कि ये 10 और 8 आप सीरीज लेते हो या पैरेलल लेते हो बच्चे। बच्चा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये ऊपर नीचे देखेंगे और कर देते हैं कि मैडम 8 और 10 पैरेलल है। बच्चे, ये 8 और 10 पैरेलल नहीं है। यहाँ पर देखो, सीरीज की पहचान होती है कि कोई भी, ये चाहे 8 वाली देख लो चाहे 10 वाली देख लो, बीच में ये आपकी बैटरी, ये स्विच, एमीटर ये लगे हुए हैं। तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चे, जिसे हम चेन टू चेन या हैंड टू हैंड भी कहते हैं या चेन रिएक्शन भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस का एक सिरा तो कहीं और जुड़ा है, दूसरा सिरा कहीं और किसी और डिवाइस से जुड़ा है। तो 8 ओम का एक सिरा देखो बैटरी से जुड़ रहा है, दूसरा एमीटर से जुड़ रहा है। तो ये दो रेजिस्टेंस हमारे कैसे हैं, सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी क्या बनेगी भाई, सीधा सीधा जोड़ कर दो, 10 + 8 18 ओम। ठीक है भाई, 10 + 8 18 ओम, ऑप्शन नंबर सी आ गया सभी को, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी बच्चे, अगले का भी।
एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक छात्र जल्दी आंसर दीजिए। यही तो आप ही स्टूडेंट लोग का ही क्वेश्चन आ गया। ये तो स्टूडेंट लोग का ही क्वेश्चन आ गया भाई, बताइए जल्दी से। कहते हैं एक छात्र, देखो कितने क्रिएटिव बच्चे हैं, फॉसिल फ्यूल से एनर्जी लेना चाह रहा है, तो वो यही पूछ रहा है कि इसमें कौन सी प्रक्रिया है। बताएं बच्चे। एक स्टूडेंट क्या कर रहा है कि फॉसिल फ्यूल से एनर्जी लेना चाह रहा है, तो उसके लिए इसे किस प्रक्रिया का यूज करना पड़ेगा? बर्निंग, क्रिस्टलाइजेशन, कंडेंसेशन या फिर डिस्टिलेशन। क्रिस्टलाइजेशन में तो क्या किया जाता है? क्रिस्टल फॉर्मेशन की जाती है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही है बर्निंग। फॉसिल फ्यूल क्या है बच्चे? ईंधन। ईंधन को जब जलाओगे तभी तो आपको हीट एनर्जी या आपको कोई भी एनर्जी मिलेगी, उसी की इसने यहाँ पर बात की थी। तो यानी कि फॉसिल फ्यूल हो गया, कार्बन हो गया, यूरेनियम हो गए, जितने भी आपके ये फ्यूल प्रोडक्ट्स हैं, इनको हमें जलाने पर ही एनर्जी मिलती है। इसका आंसर दीजिए भाई। Where should an object be placed in front of a convex lens to get real image of the size of the object? कहते हैं कि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? बताइए जल्दी से। प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे भाई, या फिर ट्वाइस द फोकल लेंथ, इन्फिनिटी, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। जल्दी से बताओ। आपको बता दूं, इन्फिनिटी तो बच्चे कभी नहीं होगा। इन्फिनिटी पर जब भी आप रखोगे ना, तो हमेशा आपको वेरी डिमिनिश्ड पॉइंट साइज आपको मिलेगा। तो यहाँ पर उसने क्या कहा था? टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? रियल इमेज हमें ऑब्टेन करनी है, और वो भी याद रखना उत्तल लेंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? उत्तल लेंस की बात कर रहा है। बिल्कुल सही है भाई। जब आप फोकल लेंथ के 2 गुना, फोकल लेंथ की 2 गुना का मतलब क्या है? यानी कि आपको पता होना चाहिए 2f किसके बराबर होता है? r के बराबर। और r क्या होता है? r जो है, तो आर का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा गया है? ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा? एट ट्वाइस, एट ट्वाइस। लाओ भाई अगले का और दे दो। सोलर फर्नेस में, भट्टी में कौन सा मिरर यूज किया जाता है? सोलर फर्नेस पूछे, चाहे आपसे सोलर कुकर भी पूछता, तो भी आप यही जवाब देते। बताएं बच्चों, सोलर फर्नेस या भट्टी में कौन सा मिरर यूज होता है?
जल्दी से बताओ, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन या सिलेंड्रिकल? प्लेन बिल्कुल नहीं है भाई। आपको बताऊं, सोलर फर्नेस या सोलर कुकर में हम बच्चे ऐसे मिरर का यूज करते हैं जिसे हम क्या, फोकसिंग मिरर भी कहते हैं। फोकसिंग मिरर, ठीक है, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा आपकी सन रेडिएशंस को इकट्ठा करे, एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट करे, ठीक है, जो कलेक्ट करे, आपकी क्या करे, जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर, कनकेव मिरर यानी कि कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वेक्स मिरर आपका यहाँ पर कनकेव जो आप बनाते हो इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है कि लाइट आती है ऐसे, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, यहां से लाइट आई ऐसे फोकस पर, यहां से आई, यहां फोकस, एक बिंदु पर कलेक्ट होती है। तो ये कनकेव मिरर को हमारा क्या, याद रखिएगा, कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, यानी कि वो क्या करता है, लाइट रेज को एक जगह पर इकट्ठा करता है। और ये आपका कन्वेक्स की अगर मैं बात करूं तो कन्वेक्स क्या करता है बच्चों, कन्वेक्स का मतलब होता है डाइवर्जिंग, यानी कि इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस में, उत्तल क्या करता है भाई, इस तरीके का लेंस है, ये हिस्सा पोलिश, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर क्या होता है भाई, जैसे ही कोई लाइट आती है वो ऐसे फैलती है, ऐसे आएगी ऐसे फैलेगी, ठीक है भाई, वो फैल जाती है। तो ये क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है भाई, ठीक है। अगले का और दे दो भाई। बच्चे बातचीत को विराम दे दीजिए, थोड़ा पढ़ाई पर आंसर दे दो तो अच्छा रहेगा। पढ़ाई पर आंसर दे दीजिए। An object of 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length f. The image formed is at a distance of, बताओ जल्दी से, फोकल लेंथ 16.67 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लीज द वैल्यू ऑफ एफ। An object of 5 centimeter in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length f. The image is formed at a distance of 16.67 centimeter on the other side of the object placed. The value of f is, फोकल लेंथ निकालिए भाई जल्दी से, फोकल लेंथ निकालो बच्चों जल्दी से, क्या होगा, फोकल लेंथ निकालिए। कन्वर्जिंग लेंस दे रहा है भाई, कन्वर्जिंग लेंस, लेंस फॉर्मूला पहले तो पता होना चाहिए। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या कहता है तुम्हारा, 1 बाय माइनस वाला आएगा भाई, लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है, 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। अब देखो तुम्हें यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, जल्दी से, पांच सेंटीमीटर लंबा है, 25 सेंटीमीटर है, कन्वर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ निकालनी है। अब यहां पर आपको कन्वर्जिंग लेंस, जल्दी से देखो भाई, यहाँ पर आपको दिया क्या क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यानी कि आपको भाई यहाँ पर एच दे रहा है, एच दे रहा है,
5 सेंटीमीटर जो जो दिया पहले ले लें। 25 सेंटीमीटर अवे, 25 सेंटीमीटर अवे का मतलब है आपको यू दिया हुआ है बच्चों। यहां पर क्या दे रहा है? 25 सेंटीमीटर यू दे रहा है बच्चे, लेकिन कन्वर्जिंग है, यहां पर क्या लोगे? -25। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज आपकी यहां पर वी की भी बात कर रहा है बच्चे, वी भी तुम्हें दे रहा है। वी भी तुम्हें दे रहा है, वी कितना दे रहा है? 16.67। ठीक है, फोकल लेंथ निकालनी है, सीधा सीधा इसी से निकाल सकते थे, यहाँ पर एच की तो हमें जरूरत ही नहीं है, यहां से हम सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं? 1/f आपको निकालना है। ठीक है भाई, 1/v 1/16.67 माइनस 1/u, यू आपको कितना मैंने बोला? माइनस लेके चलना, -25, तो क्या हो जाएगा? 1/16.67 प्लस 1/25। इसको सॉल्व कर दीजिए, बस सॉल्व कर दो बच्चे, जल्दी से बताओ क्या आएगा। प्लस में आएगा, सोल्व करो इसको, सीधा सीधा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहां से एफ बच्चे 1/f मत निकालना, उसका रेसिप्रोकल करना मत भूलिएगा, रेसिप्रोकल करोगे ऊपर चला जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई, और कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, सारे ही सेंटीमीटर में आपको आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक छे, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ए ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन आर। एक सामान्य आंख का फार पॉइंट, दूर का बिंदु, और पास का बिंदु बताइए कितना होता है सामान्य आंख का? बताएं बच्चे जल्दी से। फार पॉइंट और नियर पॉइंट किसी आंख का सामान्य दृष्टि से कितना होता है? अगर भाई जो आप बोलते हो ना 6/6 की आंख है, 6/6 की आंख है, 6/6 की आंख का मतलब होता है कि आप दूर तक तो अनंत अनंत दूरी देख सकते हो, और नॉर्मली 25 सेंटीमीटर। तो भाई सही क्रम में 25 सेंटीमीटर अनंत। अब बच्चे कहेंगे मैडम ये और ये सेम है, बिल्कुल नहीं सेम है बच्चे, यहाँ पर पहले उसने क्या बोला है? फार पॉइंट, तो फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। अगर ये बी वाला चुनते ना, तो बी का मतलब यह है कि फार पॉइंट 25 सेंटीमीटर आप चुन रहे हैं। ठीक है, एक और आंसर दीजिए। आंख की फोकल लंबाई में परिवर्तन लेंस की किस क्रिया के कारण होता है? चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई इज ड्यू टू विच पार्ट ऑफ द आई? बताइए जल्दी भाई, सिंपल सी बात है, सिलियरी मसल्स। आपकी आंख की फोकल लेंथ, ऐसे जो आंखें मिचियाते हो, ऐसे छोटा बड़ा करते हो, वो किसकी वजह से होता है बच्चे? आंख की सिलियरी मसल्स की वजह से होता है। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड करती हैं, जिस वजह से हमारी क्या होता है भाई, ये याद रखिएगा, सिलियरी हमारी क्या होता है कि सिलियरी ऐसे कम ज्यादा करने से सिलियरी मसल्स खुलती को एक्सपैंड और कोलेक्ट होती हैं, जिससे फोकल लेंथ चेंज होती है। रेटिना तो क्या है? जहां पर इमेज बनती है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जहां पर इमेज बनती है।
ठीक है भाई, याद रखिएगा। आइरिस एक छेद होता है प्यूपिल में जहां से लाइट आपकी आंख के अंदर एंटर करती है। एक और बता दीजिए, चुंबक के द्वारा कौन सा मटेरियल अट्रैक्ट नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट? चुंबक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षित नहीं होता, ये बताना है बच्चे, जल्दी से आंसर दे दो। मैग्नेट के द्वारा कौन सा अट्रैक्ट नहीं होता? स्टील, कोबाल्ट, ब्रास या निकेल? स्टील, कोबाल्ट, पित्तल या निकेल? निकेल, लोहा, कोबाल्ट, स्टील। हालांकि स्टील में बता दूं, स्टील को भी वो मटेरियल जिसमें भी चुंबक बनने के गुण है ना, वो सारे के सारे मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं। तो आंसर आएगा आपका स्टील, सॉरी ब्रास। ब्रास, पीतल, पीतल जो है वो लोहे की तरफ आकर्षित नहीं होता, याद रखिएगा। चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता ब्रास, पीतल। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट्स, चलिए बच्चा, ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे यहाँ पर मेरे से लेंगे होमवर्क के लिए। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क गाइस। ये आप सभी के लिए क्या रहेगा? होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो इसका आंसर आप सभी मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे। तो आज के लिए हम अभी इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे कल इसी समय। ध्यान रखिएगा अपना, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।